Good morning, students. This is Bhanu Pratap Singh. Today we are going to start the second part of the applied psychometry and heat load estimation, which is the 8th unit of refrigeration and air conditioning. So, in this in this video, we are going to study the various psychometric processes. So, what are the psychometric processes involved in the psychometric chart that we will see in this part? So we have already studied this in this also. चलिए देखते हैं यहाँ से बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस। तो बच्चों सेंसिबल हीटिंग पहला। सेंसिबल हीटिंग का मतलब गियर तापन। तो सेंसिबल हीटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्राइवर टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो होता क्या है, यह वो साइकोमेट्रिक प्रक्रिया है जिसमें नमी की मात्रा या आर्द्रता अनुपात में परिवर्तन किए बिना वायु का तापन यानी हीटिंग किया जाता है ना। तो इसमें केवल वायु के ड्राई बल्ब टेम्परेचर में ही परिवर्तन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए ये जो लाइन ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो 1 to 2 हम जा रहे हैं, तो क्या कांस्टेंट है? तो हम बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइनें इक्वली स्पेसिंग होती हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं जो पॉइंट 1 पे है वो 2 पे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, जैसा कह रहा है कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब क्या कर रहे हैं, 1 to 2 जा रहे हैं, तो मैंने ये भी बताया था ये जो T है ड्राइवर टेम्परेचर है और T लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है। तो 1 पे T1 है, 2 पे T2 है, तो T1 to T2 गए तो लेफ्ट टू राइट गए तो ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ा, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 T1 से ज्यादा है। तो ड्राइवर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं कैसे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखते हुए, है ना, वही चीज। तो ये तो हो गया कि हम ड्राइवर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखते हुए, लेकिन वही सेंसिबल हीटिंग है। सेंसिबल मतलब ओमेगा कांस्टेंट, हीटिंग मतलब इंक्रीजिंग ड्राइवर टेम्परेचर। ठीक, लेकिन क्या क्या और इफेक्ट आएंगे ऐसा करने से? तो मैंने बताया था इंक्लाइन लाइनें क्या होती हैं, एंथैल्पी की लाइनें होती हैं, और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइनें भी इसी पे ओवरलैप करती है। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइनें नॉन यूनिफॉर्म होती है, एंथैल्पी यूनिफॉर्म लाइनें होती है। ठीक, तो 1 पे अगर इंक्लाइन लाइन देखें तो एंथैल्पी कुछ होगी H1, और 2 पे देखें तो एंथैल्पी कुछ होगी H2। दोनों इंक्लाइन लाइनें होगी, पैरेलल होंगी, इक्वली स्पेसिंग होगी। तो H1 का मान हमने कहा था इधर जाते समय बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट में, तो ये H1 है कम होगा, H2 ज्यादा होगा। H1 अगर कम होगा H2 ज्यादा होगा, H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 का मान H1 से ज्यादा होगा, है ना। H2 का मान H1 से ज्यादा होगा, तो डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या कर रहे हैं, हीटिंग क्या कर रहे हैं हम, H2 माइनस H1, मतलब कि जो वायु को दी गई गे उसमें होगी सेंसिबल हीट एडेड क्या होगा, H2 ज्यादा है तो H2 माइनस H1, क्योंकि एंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ बॉडी, है ना। तो वायु को दी गई के उष्मा क्या होगी, H2 माइनस H1, यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या? तो अगर हम सेंसिबल हीटिंग करते हैं 1 to 2 जाते हैं तो हुआ क्या, देख सकते हैं ड्राइवर टेम्परेचर T1 है, T2 हो गया तो बढ़ गया, ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरा ओमेगा जो 1 पे है वही 2 पे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा तीसरा पैरामीटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, तो 1 पे जो होगा वही 2 पे होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया है ना साइकोमेट्री, बार बार उसको रिकॉल नहीं करूंगा, मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताई है, ठीक है ना। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा 1 और 2 पे। ये अप्लाइड साइकोमेट्री है बच्चों, साइकोमेट्री मैंने बता चुका। अब मैं अप्लाइड में भी वही सारी चीजें दोहराऊंगा तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी, क्योंकि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन के ही पैरेलल होता है, मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जो फाई होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जरा देखते हैं, हमने कहा था फाई का मान इस डायरेक्शन में सैचुरेशन कर्व की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये किधर है, 1 to 2 है, तो फाई 1 पे ये सैचुरेशन कर्व के लाइनें पैरेलल लाइनें होती हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो ये अगर हमारा सैचुरेशन कर्व है, इसी के पैरेलल हम 1 पे खींचे तो वो फाई 1 होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.1, और 2 से वही इसी के पैरेलल अगर खींचे सेम पैरेलल कर्व के सैचुरेशन कर्व के, तो जो 2 पे होगा वो होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.2। तो
हम कह रहे हैं कि सैचुरेशन कर्व की तरफ बढ़ रहा है, हम तो सैचुरेशन कर्व से दूर जा रहे हैं। देखिए ये 1 यहाँ है, ये 2 यहाँ, सैचुरेशन का ये 1 सैचुरेशन कर्व की तरफ है, दूसरा सैचुरेशन कर्व से दूर है। तो phi 1 से phi 2 मतलब phi 2 कम होगा, phi 1 ज्यादा होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है phi 1 से phi 2, यानी phi 2 इज लेस देन phi 1। अच्छा, जो एंथैल्पी होगी, हमने कहा था एंथैल्पी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, 1 पे एंथैल्पी कुछ होगी, 2 पे एंथैल्पी कुछ होगी, लेकिन ये पक्का है कि एंथैल्पी जो 2 पे होगी 1 से ज्यादा होगी, तो एंथैल्पी बढ़ती है। छठवां, वेट बल्ब टेम्परेचर। हमने कहा था एंथैल्पी के ही पैरेलल लाइनें होती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक समान लाइनें हो जाती हैं कभी कभी। तो जो 1 पे एंथैल्पी की लाइन होगी वहाँ कुछ वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, सेम H2 पे H2 जो होगा उसी पे कोई डायबल टेम्परेचर होगा, तो डायबल टेम्परेचर भी एंथैल्पी की दिशा में बढ़ता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने कहा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइनें वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्लाइंड होती है, कुछ इस तरह की होंगी, कुछ इस तरह की लाइनें होंगी इंक्लाइन ही, इंक्लाइनेशन ज़्यादा होगा, ये 2 पे ये होगी, ये 1 पे ये होगी। इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक वॉल्यूम अपेक्षित आयतन भी बढ़ेगा। तो टोटली स्पेसिफिक वॉल्यूम वेट बल्ब टेम्परेचर एंथैल्पी ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगी, फाई घटेगा, ओमेगा और डीपीटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं तो इतने पैरामीटर्स वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, बढ़ घट रहे हैं। ठीक है, इसको आप देख लो। सेंसिबल कूलिंग जैसे इसका उल्टा होगा, देखिए कैसे देखा जाए। सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग का मतलब गैस शीतलन। It is the process of decreasing the dry bulb temperature at constant specific humidity। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया में वायु या वायु नमी या आर्द्रता, इस प्रक्रिया में वायु नमी या आर्द्रता अनुपात में परिवर्तन किए बिना वायु का शीतलन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता था, आर्द्रता का परिवर्तन किए बिना तापन किया जाता था, हीटिंग की जाती थी, इसमें शीतलन करेंगे। तो मतलब इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा का निष्कासन होगा, निराकरण होगा, रिजेक्शन होगा, तो जो वायु का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, शुष्क बल्ब तापमान है, वो गिर जाता है। देखिए कैसे, तो आप देख रहे होंगे, यहीं पे समझाता हूँ, इसी पैरामीटर से इसको समझाता हूँ। अब सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या, कि डिक्रीजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो मान लीजिए 0.1 यहाँ था, 0.2 यहाँ था, जब हम 1 to 2 जाएंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट जाएगा। देखिए T1 कम होगा, अब सॉरी T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा, तो 1 से 2 जाने पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट गया। तो पहला पैरामीटर हीटिंग में बढ़ रहा था, तो कूलिंग में क्या हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट रहा है। ठीक, दूसरा पैरामीटर क्या, ओमेगा। तो ओमेगा तो ये भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, क्योंकि सेंसिबल है, सेंसिबल में क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ भी ओमेगा कांस्टेंट था, इसमें भी ओमेगा कांस्टेंट होगा। ठीक, तीसरा पैरामीटर सेंसिबल हीटिंग में क्या था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 to 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। फाई देखते हैं, तो 1 पे सैचुरेशन कर्व के पैरेलल लाइन खींचे फाई 1, 2 पे सैचुरेशन कर्व के पैरेलल लाइन खींचे फाई 2, और सैचुरेशन कर्व की तरफ फाई का मान बढ़ता है, तो फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1। तो यानी इसका उल्टा होगा, हीटिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही थी, तो कूलिंग में देख सकते हैं 1 से 2 जब जाएंगे, सैचुरेशन कर्व की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो हीटिंग में घट रही थी, कूलिंग में बढ़ जाएगी। पांचवा पैरामीटर एंथैल्पी। अब देखिए H1 यहाँ है, अब H2 यहाँ है, इस डायरेक्शन में एंथैल्पी बढ़ती है, हम चल रहे हैं ऐसे, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो H1 इज ग्रेटर देन H2, तो कहीं ना कहीं H1 से H2 आ रहा है, तो एंथैल्पी भी घट रही है। एंथैल्पी बढ़ रही थी, कूलिंग में एंथैल्पी घटेगी, और घटनी भी चाहिए, क्योंकि एंथैल्पी इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी। एंथैल्पी हीटिंग में बढ़ेगी, कूलिंग में घटेगी। छठवां पैरामीटर वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इसी के पैरेलल लाइनें होती है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी एंथैल्पी बढ़ता है तो बढ़ती है, एंथैल्पी घटेगा तो वो भी घटेंगे, यानी सेंसिबल कूलिंग में वेट बल्ब टेम्परेचर भी घटेगा। आगे है पेज पे, मैं स्लाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम नहीं करना। सातवां पैरामीटर स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो सेंसिबल स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 पे ज्यादा होगा, 2 पे कम होगा, तो 1 to 2 जा रहा है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी घट रहा है, यानी हीटिंग में स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो कूलिंग में स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट रहा है, ओमेगा डीपीटी कांस्टेंट है, फाई बढ़ेगा, एंथैल्पी घटेगी, वेट बल्ब टेम्परेचर घटेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम
घटेगा, जस्ट रिवर्स ऑफ द सेंसिबल हीट। ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस हो गया आपके। चलिए तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा क्या बच्चों, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब कि आर्द्रीकरण होता है, आर्द्रीकरण होता है, आर्द्रीकरण होता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट ड्राइवर टेम्परेचर। सेंसिबल हीटिंग में ओमेगा को कांस्टेंट करके ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ाते थे, सेंसिबल कूलिंग में ओमेगा को कांस्टेंट करके ड्राइवर टेम्परेचर घटाते थे। ह्यूमिडिफिकेशन में ड्राइवर टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और ओमेगा को बढ़ाएंगे। मतलब देखिए, तो प्रोसेस समझ लीजिए, यह वह साइक्रोमेट्रिक प्रक्रिया है जिसमें वायु का शुष्क बल्ब तापमान यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर वायु में नमी की मात्रा बढ़ाते हैं। इसमें जो आर्द्रता अनुपात होता है यानी जो ह्यूमिडिटी रेशियो होती है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो बढ़ती है। क्या क्या बढ़ेगी मैं बताऊंगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन देखिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मान लीजिए हम वर्टिकल चल रहे हैं अपवर्ड, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1 to 2 चल रहा है, तो देख सकते हैं जो 1 पे वर्टिकल लाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर की होती है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 पे होगा वही 2 पे होगा, क्योंकि वो लाइन वर्टिकल लाइन ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर की है। जो T1 है वही T2, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब 1 to 2 गए तो हॉरिजॉन्टल लाइनें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की होती है और डी पॉइंट टेम्परेचर की होती है। तो 1 पे इस दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ओमेगा यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ता है। तो 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1 है, 2 पे ओमेगा 2 है, तो नीचे से ऊपर गए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख सकते हैं T1 T2 के बराबर है। ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ओमेगा का मान 1 से 2 जाने पर बढ़ रहा है, तो ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा के ही पैरेलल या हॉरिजॉन्टल डी पॉइंट टेम्परेचर भी होता है तो भी बढ़ेगा। ठीक, अब 1 से 2 गए हैं तो 1 पे इंक्लाइन खींच दिए तो एंथैल्पी 1 हो गया, 2 पे इंक्लाइन खींच दिए तो एंथैल्पी 2 हो गया, मतलब एंथैल्पी से पैरेलल खींच दिए तो एंथैल्पी इस डायरेक्शन में बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में। तो H1 इज लेस देन H2, तो H1 से H2 जाने पे बढ़ रहा है एंथैल्पी, तो 1 से 2 जाने पे एंथैल्पी बढ़ रही है, देख सकते हैं एंथैल्पी बढ़ रही है। एंथैल्पी बढ़ेगी तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी एंथैल्पी के ही ओवरलैप कर रहा है, समांतर है, सेम है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी 1 से 2 में बढ़ेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा इंक्लिनेशन एंगल होता है, लेकिन ये भी लेफ्ट से राइट में बढ़ता है। तो 1 पे वेट बल्ब टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है, 2 पे ये है, तो ये इस डायरेक्शन में 1 to 2 जाएंगे तो भी बढ़ रहा है। फाई क्या हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैंने कहा था सैचुरेशन कर्व की तरफ जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान बढ़ रहा है, और आप 1 पे अगर सैचुरेशन कर्व के पैरेलल खींचे तो ये कर्व, 2 पे सैचुरेशन कर्व के पैरेलल खींचे तो ये कर्व। तो 1 to 2 में फाई 1 पे कर्व खींचा सैचुरेशन कर्व के पैरेलल तो फाई 1, 2 पे सैचुरेशन कर्व के पैरेलल खींचा कर्व तो फाई 2, तो 1 से 2 सैचुरेशन कर्व की तरफ जा रहे हैं तो फाई का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं जो बढ़ेंगे घटेंगे। तो ह्यूमिडिफिकेशन क्या है बच्चों, केवल नमी की मात्रा बढ़ा रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। आप देख सकते हैं ओमेगा 1 से ओमेगा 2 बढ़ रहा है, T1 T2 कांस्टेंट रख करके ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, ओमेगा का मान बढ़ाना है ह्यूमिडिफिकेशन के। अब ये ह्यूमिडिफिकेशन इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों, तो ह्यूमिडिफिकेशन अगर मैं पूछूं एंथैल्पी का परिवर्तन क्या है, तो H2 ज्यादा होगा H1 कम होगा तो H2 माइनस H1 आप कह देंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं आपको कि हीट रिजेक्टेड कितना होगा सेंसिबल कूलिंग में, क्योंकि कूलिंग कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर से H1 माइनस H2 होगा, क्योंकि H1 ज्यादा होगा H2 से। ठीक है ना, चलिए ह्यूमिडिफिकेशन क्या है बच्चों, तो ह्यूमिडिफिकेशन का उल्टा, जैसे सेंसिबल हीटिंग का सेंसिबल कूलिंग था, वैसे ह्यूमिडिफिकेशन नमी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब नमी की मात्रा घटा रहे हैं। बच्चों क्या होता है, तो कोई भी एक प्रक्रिया ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन अकेले इस्तेमाल नहीं होती है ना। डीह्यूमिडिफिकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नमी की मात्रा कहाँ बढ़ाते हैं बच्चों, ये बढ़ाते हैं विंटर एसी, ठंडियों के समय जो एसी इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, क्योंकि मौसम में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, नमी की मात्रा कम रहती है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के नमी की मात्रा बढ़ा देते हैं, वही ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन अकेले नहीं होता है, ठीक है, हीटिंग के साथ होता है, क्योंकि ठंडी में हीटिंग भी करते हैं
तो हीटिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन होता है ना। तो ठंडियों में ह्यूमिडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, मतलब नमी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा होता है मौसम में। तो केवल नमी नहीं बढ़ाते हैं, नमी के साथ साथ तापमान भी बढ़ाते हैं। तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग, या हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तापमान और आर्द्रीकरण। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट। फिलहाल डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। तो डीह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन का उल्टा है। निरार्द्रीकरण क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बच्चों, चाहे ह्यूमिडिफिकेशन हो, चाहे डीह्यूमिडिफिकेशन हो, चाहे आर्द्रीकरण हो, चाहे निरार्द्रीकरण हो, वेरिएबल टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। ह्यूमिडिफिकेशन में ओमेगा का मान बढ़ेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, नमी बढ़ाएंगे। डीह्यूमिडिफिकेशन में नमी को घटाएंगे। मतलब कि निरार्द्रीकरण क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या है? तो इस प्रक्रिया में स्थिर फिक्स्ड कांस्टेंट वेरिएबल टेम्परेचर पर नमी की मात्रा या आर्द्रता अनुपात, ह्यूमिडिटी रेशियो को कम किया जाता है ना। तो ये अकेले नहीं कम होता है, कूलिंग के साथ होता है, ठीक है ना। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, ये गर्मियों में इस्तेमाल होता है, ये विंटर एसी में इस्तेमाल होता है। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ये समर में इस्तेमाल होता है। डीह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन विंटर एसी में इस्तेमाल होता है। हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन अकेले इस्तेमाल नहीं होते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन के साथ हीटिंग करते हैं, ठीक है। डीह्यूमिडिफिकेशन के साथ कूलिंग करते हैं। ये गर्मी के समय इस्तेमाल किया जाने वाला एसी। तो इसमें क्या करते हैं, नमी की मात्रा को घटाते हैं, वेरिएबल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा, 1 to 2 चल रहे थे, अब इधर से 1 चलेंगे और इधर 2 चलेंगे। देखिए तो ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, तो कीपिंग वेरिएबल टेम्परेचर है कांस्टेंट। देखिए वो ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1 to 2 अब उल्टा चल रहा है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1 to 2 चल रहा है, वेरिएबल टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखिए ह्यूमिडिफिकेशन में हम नमी को घटाएंगे, है ना। तो नमी को घटा रहे हैं कैसे, देखिए 1 पे नमी यहाँ है, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ है, और 2 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटेगी, पहले ही बताया, नीचे से ऊपर में बढ़ती है तो ओमेगा का मान घट रहा है। तो ओमेगा का मान घट रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घट रही है, वेरिएबल टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है, यानी ये ओमेगा की पैरेलल ही होती है। तो अगर ओमेगा घटेगा 1 to 2 में तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी घटेगा। तो 5 पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पॉइंट 1 पे आप सैचुरेशन कर्व के पैरेलल कर्व खींच लीजिए, वो phi 1 हो जाएगा। पॉइंट 2 पे सैचुरेशन कर्व के पैरेलल खींच लीजिए, वो phi 2 हो जाएगा। तो सैचुरेशन कर्व की तरफ phi का मान बढ़ता है, कर्व से दूर जाने पर phi का मान घटता है बच्चों। तो phi का मान phi 1 से phi 2, मतलब phi 2 इज लेस देन phi 1, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है तो इंक्लाइन लाइन 1 पे खींचिए H1, एंथैल्पी की लाइन ड्रॉ करिए, H2 ड्रॉ करिए। तो एंथैल्पी लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में बढ़ती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो H1 ज्यादा होगा H2 से, एंथैल्पी घट रही है। एंथैल्पी घटेगी तो वेट टेम्परेचर भी इसी के पैरेलल होता है, इसी पे ओवरलैप कर रहा है, तो वेट टेम्परेचर भी घटेगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम वेट टेम्परेचर से ज्यादा इंक्लाइनेशन होता है, लेकिन जिधर एंथैल्पी और वेट टेम्परेचर घटते हैं उधर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी घटता है। ये इस तरह की लाइनें होती है। वेट टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है और राइट टू लेफ्ट में घटता है। तो आप देख रहे हैं ये राइट वर्ड है, 1 to 2 आ रहा है, ये लाइनें जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी घटेगा। तो नोट का एक पॉइंट क्या है बच्चों, कि प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन आर नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल टू अचीव प्रैक्टिकली। प्रयोगात्मक रूप से आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण को अचीव करना पाना असंभव है। इसीलिए therefore these are combined either sensible heating और sensible cooling। इसीलिए sensible heating और sensible cooling के साथ ऐड होते हैं, तो हम उसको कहते हैं हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो विंटर और समर इसी में इस्तेमाल होता है। बच्चों वीडियोस लंबा हो रहा है तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अबव प्रोसेसेस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट पर विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत से एक्सप्लेन किया है, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बाय बच्चों।